बर्दाश्त करते रहे। जो आज हमारे पीएम साहब कहते हैं कि 800 साल या 1100 साल की गुलामी से आजादी मिल गई है, जरा वो भी कान खोल करके सुने। अगर उनका कोई कुत्ता यहाँ बैठा होगा तो भी मेरी बात पहुँचाने की कोशिश करेगा। भगत सिंह का जुमला सुना जाए और फिर बताया जाए कि गुलामी की जिंदगी थी आ रही थी। भगत सिंह ने कहा, सर सुनिए, 800 साल तक मुगलों और पठानों ने हुकूमत तो की, लेकिन इस 800 साल में उन्होंने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। वो आए बाहर से हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान समझा है। वो यहीं की मिट्टी में मिल गए हैं। वो यहाँ की आवाम से अगर थोड़ा बहुत टैक्स भी लेते हैं तो यहीं की आवाम पे खर्च करते हैं। उन्होंने बाहर से आकर के सोने की चिड़िया बना दिया, और यही सोने की चिड़िया की चहक थी जो आपको पुर्तगाल से खींच के लाई है, जो आपको हिंदुस्तान से खींच के लाई है, और आप यहाँ आए हैं। अगर आपके बारे में मैं एक जुमले में तबसरा करूं, ये भगत सिंह का जुमला है, ये भगत सिंह का जुमला है, नोट करके रखिएगा। उन्होंने कहा 800 साल की तारीख में यहाँ किसी पे इन्होंने जुल्म नहीं किया है, और 800 साल की पूरी तारीख के अंदर इन लोगों ने हिंदुस्तान को इतना प्रमोट किया है, इतनी तरक्की दी है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन गया। और आपको यही सोने की चिड़िया की चहक वहाँ से खेत करके लेकर के चली आई। आपको समझ में आया कि हिंदुस्तान में माल है, हिंदुस्तान में दौलत है, वहाँ जाएंगे तो लूटेंगे। आप वहाँ से आए, आपने एक स्पेंच का काम दिया, स्पेंच समझते ना, सोखता, आपने एक सोखते का काम किया है। वहाँ से आप आए हैं, यहाँ गंगा और यमुना के किनारे से आप मोती और हीरे निचोड़ रहे हैं और बटोर रहे हैं, और बटोर करके समेट करके लेकर के आप जाते हैं, सेंस में उसे निचोड़ते हैं। वहाँ सनती इनकलाब आता है, वहाँ पे तजारत तरक्की करती है, हिंदुस्तान अब तरक्की कर रहा है। वो इन मुगलियों की देन है, उन्होंने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था। इसलिए आप लोग वहाँ से आए थे। तुम पूछते हो कि 800 साल में हमने मुगलिया के खिलाफ बगावत क्यों नहीं की? इसलिए कि मुगलों ने राज दिल पे किया है, दिमाग पे किया है, उन्होंने राज जबरदस्ती बुलंद नहीं किया है, उन्होंने तशद्दुद नहीं किया है, उन्होंने हमें मारा काटा नहीं है, उन्होंने हिंदुस्तान को पहचान दी है, उन्होंने लाल किला दिया है, उन्होंने ताजमहल दिया है। जय हिंद का नारा लिखने वाला भी कैराना का रहने वाला मोइनुद्दीन हसन है, जिसने जय हिंद का नारा लिख करके दिया। तो आज नारा तुम लोग लगाते हो, वो नारा भी तुम्हारा नहीं। जहाँ झंडा लहराते हो वो झंडा भी तुम्हारा नहीं। वो तिरंगा हमारी एक बहन ने बनाया था। जहाँ झंडा लहराया जाता है वो झंडा लहराने की जगह भी इनके बाप दादा की नहीं है, हमारे पूर्वजों की है, हमारे पुरखों की है, हमारे बुजुर्गों की बड़ा देन है। और जो ताजमहल ला करके सबको सिखाते हो और वहाँ खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हो, वो भी तुम्हारे बाप की देन नहीं है, हमारे बाप दादाओं की देन है, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। और जिसे तुम गिराना चाहते हो, जिसे खत्म करना चाहते हो, हिम्मत है तो गिरा करके देखो। मैं नहीं, पूरी दुनिया के लोग एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसे गिरने नहीं देंगे। वो ताजमहल जो हिंदुस्तान की एक निशानी है और एक अलामत के तौर पे जाना जाता है, और जो बाहर से आके जाता है उससे लोग पहला सवाल करते हैं, ताजमहल देखा था कि नहीं देखा था, ताजमहल गए थे कि नहीं गए थे। चाहे कोई सीएम आए, चाहे कोई पीएम आए, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे कोई और कोई होदेदार आए, जब तक वो ताजमहल नहीं जाता है तब तक उसका दौरा पूरा नहीं होता है। भगत सिंह ने कहा, उन्होंने सोने की चिड़िया बना करके हमारे हवाले किया था, तो हमने जिहाद नहीं किया, हमने किताल नहीं किया, हमने जंग नहीं की, हमने बगावत नहीं की। और आप लोग आए, आकर के 150 साल में हमारे हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया, निकाल करके रख दिया, यहाँ के लोगों पर जुल्म किया, और जितना तुमसे समझ में आया लोगों को तुमने तहस नहस किया, साफ को ताराज किया, कत्ल खजान का बाजार जाम किया है, इसलिए हमने बम फेंका है। फिर उसके बाद भगत सिंह ने मुस्कुरा करके कहा, सर वो जो बम फेंका गया था उसमें कोई छुरा नहीं था, उसमें कोई केमिकल नहीं था, वो सिर्फ एक धमाके की आवाज करने के लिए हमने फेंक दिया था। जज ने पूछा तब क्यों फेंक दिया था, जब उसमें छुरा और केमिकल नहीं था तो फिर धमाका क्यों तुमने किया? तो मुस्कुरा करके भगत सिंह ने कहा, पहरे को सुनाने के लिए धमाका ही करना पड़ता है। जब आप पहरे हो गए, हमारी आवाज दूर से नहीं सुन रहे हैं, कोई असर नहीं कर रही है, तो मजबूरन हमको सुनाना ही पड़ रहा है। नतीजा ये निकला कि भगत सिंह को कुछ दिनों बाद रिहा किया गया। रिहा करने के बाद भगत सिंह ने फिर उपद्रव मचाया और लाहौर में जाकर के जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था उसको गोली मारी, और उसके गार्ड ने जब पीछा किया अपने 3 साथियों के साथ, उसके गार्ड को भी गोली मारी, और एक स्कूल
ٹیلیفون میں پہنچ کر کے ڈریس چینج کر کے ٹوپی بن کر کے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن انگریزوں نے پہچان لیا تھا کہ اس میں ہاتھ بھگت سنگھ کا ہے، اس لیے پیچھا کرتے رہے۔ بھگت سنگھ گرفتار ہوئے اور گرفتاری کے بعد پھر بھگت سنگھ پہ مقدمہ چلا، پھر ان کو پھانسی دی گئی، پھانسی دی گئی فیروز آباد میں ستلج دریا کے کنارے، جہاں کی گنگا ستلج کے نام سے یہ فیروز آباد شہباز پور والی یہ ٹرین جو چلتی ہے، کسان ایکسپریس جو کسان نکال لیتی ہے وہیں کے نام سے چلا کرتی ہے، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ اسی طریقے سے ہسٹری آف اتر پردیش میں ہسٹری آف ایودھیا کا بھی ذکر ہے، اس کے چیپٹر نمبر 37 میں، اس کے چیپٹر نمبر 37 میں ہسٹری آف ایودھیا کا بھی ذکر ہے، جس کا لکھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب 1857 میں بغاوت کا سور پھونکا گیا تھا تو یہاں رام شرن داس رہتے تھے ایودھیا کے اندر، انہوں نے پہلی مرتبہ ایودھیا میں لوگوں نے اعلان کیا کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے، اس لیے کوئی خاموش نہ بیٹھے، ان کی ہاں میں ہاں ملایا مولوی محمد عامر علی نے، اور دونوں مل کر کے انہوں نے ایودھیا کے علاقے میں اور پورے فیض آباد میں اینٹ سے اینٹ بجا دی انگریزوں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں نے کہا جب تک یہ دونوں رہیں گے تب تک علاقے میں چین نہیں رہ سکتا ہے، ان کو گرفتار کروایا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد انگریز نے کہا ان کو پھانسی دے دی جائے، جو پھانسی سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے تاکہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرنے پائے۔ اور اس کے بعد پھانسی کا ایک پھندا بنایا گیا، اس میں رام شرن داس کو اور مولوی محمد عامر علی کو دونوں کو ایک ساتھ لٹکایا گیا، یعنی پھندا ایک تھا اور اس میں دو لوگوں کو پھنسا کر کے لٹکایا گیا، دونوں کو ایک ساتھ شہید کیا گیا اور دونوں کو ایک ساتھ پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا، خالی اس لیے کہ دونوں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم بھی جہاد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو مارا گیا۔ الکبیر نامی ٹیلا ہے، وہاں املی کا ایک پیڑ اور درخت ہے، اب پتہ نہیں رہ گیا کہ نہیں رہ گیا ہے، وہاں پہ کسی زمانے میں ایک پستی لڑکی رہتی تھی جس میں لکھا رہتا تھا کہ ان دونوں لوگوں کو یہیں پر ایک ساتھ ایک پھانسی کے بندے میں دو مرد مجاہد کو لٹکایا گیا تھا۔ اس بھگت سنگھ کو ادھر مارا گیا فیروز آباد کے اندر، وہاں ان کو لٹکایا گیا، اور ادھر مارا گیا دو لوگوں کے اندر۔ اور گاندھی جی کا بھی سپورٹ کرنے والا اگر کوئی ہے تو خان عبد القادر غفار ہے، یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے کا یہ سسٹم ہے اور یہ سلسلہ ہے۔ پھر 1935 کے بعد 1939 کے اندر، تاریخ بھولیے نہیں میں پوری کر رہا ہوں، 1939 کے اندر پھر جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے، دوسری جنگ عظیم چلتی ہے اور وہ 3 سال چلتی ہے تقریباً۔ اس کے بعد گاندھی جی نے پھر نیا راگ الاپا، گاندھی جی خاموش نہیں بیٹھے، اسی لیے گاندھی جی کو لوگ پروموٹ کرتے ہیں، اسی لیے گاندھی جی کو لوگ یاد کرتے ہیں، اسی لیے گاندھی جی کا لوگ نام لیتے ہیں۔ جب سب لوگ خاموش ہونے لگے پھر گاندھی جی نے کہا کہ انگریزوں ہندوستان چھوڑو، اب چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، بات ہوا ناٹک، 350 سال گزرنے کو ہے، اب برداشت کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ پھر آندولن شروع ہوا، کھیل برف تاریخ چالو ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہو گیا۔ یہ آزادی کی لڑائی پورے 347 سال تک کھیلیا جائے کی چلی ہے، اور اگر 1857 سے لے رہے ہیں، اگر 1857 سے اس آزادی کی جنگ کو دشوار کر رہے ہیں اور اسے چھوڑ رہے ہیں تو 90 سال پورا بنتا ہے۔ 90 سال کی یہ لڑائی کم نہیں ہے، جس میں 1-2 ہزار نہیں، لاکھوں لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا، ہزاروں ہزار علماء کرام کو شہید کیا گیا، لاکھوں لاکھ عوام کو شہید کیا گیا۔ ہندو اور مسلمانوں نے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے جامع شہادت نوش کیا، اور شاہ احمد اللہ مدراسی کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک نام اور یاد آیا تو سنتے چلیے، یہ وہ شخص ہیں کہ ان کے والد محترم نواب علی خان ٹیپو سلطان شہید علی رحمہ کے درباری تھے، اور انہوں نے ٹیپو کا جلوہ دیکھا تھا، انہوں نے ٹیپو کی کارستانی دیکھی تھی، انہوں نے ٹیپو کی شہادت دیکھی تھی، اس لیے ان کے دل میں تھی لاوا پکتا رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اور جب یہ جنگ کا بگل پھونکا گیا اور یہ سور پھونکا گیا اور بگل بجایا گیا تو احمداللہ شاہ مدراسی نے اکیلے وہ ہنگامہ برپا کیا کہ ادھر کلکتہ، ادھر فیض آباد، ادھر کوئی علاقہ، اتنا دورہ کیا پورے ملک کا، دورہ کر کے لوگوں کو سمجھا کر کے ماحول پہ اتنا گرما دیا تھا، اتنا گرما دیا تھا کہ پہلا وہ شخص ہے، یہ پہلا وہ شخص ہے ہندوستان کے اندر جس کے سر پہ انگریزوں نے 50,000 روپے کا انعام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی کے سر پہ 1 پیسے کا انعام نہیں رکھا گیا، 50,000 روپے کا انعام رکھا گیا۔ لیکن دلاور چند احمد اللہ شاہ مدراسی یہ ہمت نہیں ہارے اور دوڑتے رہے، محنت کرتے رہے، جنگ کا سور بھوکتے رہے اور چولہ کو چولے دھوانا بناتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے، انگریزوں کے خلاف اکساتے رہے اور لوگوں کو بھڑکاتے رہے اور بتاتے رہے
कि ये मुल्क तुम्हारा है, तुमसे छीना गया है, ये मुल्क हमारा है, हमसे लूटा गया है, इसको वापस लाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नतीजा ये निकला कि राजा अफरोई ने गिरफ्तार करके आपका सर काट करके उसके बाद फिर अंग्रेजों के पास भेजा। अंग्रेजों ने जब देखा तब उसने चैन की सांस ली और कहा कि आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े ताकतवर दुश्मन का खात्मा हो गया। ये जंग आजादी की एक मुख्तसर सी तारीफ थी जिसे कम वक्तों में मैंने आपके सामने पूरी करने की कोशिश की है। ये जंग आजादी जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी, ये जंग आजादी जो हमारे बड़ों ने लड़ी, ये जंग आजादी जो हमारे उलमा ने लड़ी, ये जंग आजादी जो हमारे अकाबिरीन ने लड़ी, इसलिए नहीं लड़ा था कि फिर हम गुलामी की जिंदगी गुजारे, इसलिए नहीं लड़ा था कि फिर हम बातों की जिंदगी गुजारे, इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि हम और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, अकाबिरीन की तारीफ को भी न पढ़े और उसे याद करना तो दूर की बात है, उसे समझना तो दूर की बात है, कभी खोल करके देखने की भी रवादार न हो। इसलिए हमारे अल्लाह ने नहीं लड़ा था। याद रखने की बात है, जो कौम अपने माजी को भुला देती है, जो कौम अपने अखलाक की तारीफ को गवा बैठती है, उस कौम से फ्यूचर में जीने का हक छीन लिया जाता है। आज सबसे बड़ी हमारी कमी ये है कि जो तारीफ की किताबें हमारे यहाँ रखी हुई है उसे कीमत खा रहा है, उसे कीमत मिल रहा है, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई मुताला करने वाला नहीं। मुझे याद है जब यहाँ आजम खा रहे थे तो उन्होंने देखा तो खाने को तो बड़ी तारीफ लिखी और कहा, लेकिन एक जुमला कहा था कि ये जो तारीफ की किताबें रखी हैं ये इनको कम से कम पढ़ाइए, तलबा को बताइए, उनको समझाइए कि हम क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे अखलाक ने कारनामा क्या अंजाम दिया था और नतीजा क्या निकला है। अरे किस्मों से आजादी मनाई जाए, आज किसी की इज्जत महफूज नहीं, किस्मों से आजादी मनाई जाए, किसी की शान महफूज नहीं, किस्मों से आजादी मनाई जाए, नजीब का पता नहीं है, किस्मों से आजादी मनाई जाए, फैनो खान और दिलावर खान के कातिलों को सजा नहीं मिल रही है, किस्मों से आजादी मनाई जाए। दिल्ली के वो जोन में और उस इलाके में जो कि पूरा हाई लेवल सिक्योरिटी वाला है उसमें उमर खालिद पे कल हमला हो रहा है, शहना रशीद को अंडरवर्ल्ड की धमकी मिल रही है, तुम्हें मार के फेंक दिया जाएगा। तुम लोग आजादी की बात मत करो और मुझसे कहते हो कि जंग आजादी बनाओ, मुझसे कहते हो कि आजादी मना करके जंग आजादी मना करके उसकी वीडियोग्राफी करके देखो। अरे तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम्हारी पार्टी का जो सदर है अटल बिहारी वाजपेयी ये खुद एक नंबर का गद्दार है और यहाँ की अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है 1942 में, जब आगरा के अंदर 1942 में अटल जी को जानते हो? अटल जी को जानते हो? अटल जी 2014 में मीडिया के सामने आए थे और उसके बाद से अटल जी न खा पा रहे हैं न पी पा रहे हैं, मशीन के जरिए से उनको चलाया जा रहा है। दिल्ली अपोलो में उनको डाला गया था अभी और मोदी जी उनकी मदद करने के लिए गए थे। 4.5 साल से ये अवाम खा पा रहा है न पी पा रहा है, 4.5 साल से ये देश से पड़ा हुआ है, अल्लाह इसे चटका के मार रहा है और अभी कौन पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे खून की बोली कहता है और जो भी कसम करता हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है अल्लाह उसको ऐसे ही मारा करता है। एरियन शेरम इसराइल का सबसे जालिम सदर गुजरा है, सबसे कातिल सदर गुजरा है, सबसे ज्यादा उसी ने इज्जत लूटी, सबसे ज्यादा उसी ने बच्चों को मरवाया, सबसे ज्यादा उसी ने बहनों को मरवाया, सबसे ज्यादा उसी ने बहनों को सेवा किया और बच्चों को यतीम किया। नतीजा ये निकला कि 8,024 स्टूडेंट है उसे कोटा में रखा, सत्ता की हालत में रहता था, 3-4 साल में सांस नहीं रहता था, फिर अचानक सांस चलने लगता था, जहर का इंजेक्शन दिया जाता था मरने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मर पाता था। 8 साल 24 दिन अल्लाह ने चापा के उसे रखा, तब उसे मौत हुई। देख ली उमरती हाथों से अब फलस्तीन को जो बहाया, अब फलस्तीन को बहाया, ये ताकत खून की है। देख लो की आंखों से क्या हालत बेरून की है, अब हिंद से जो बहाया, ये ताकत खून की है। देख लो की आंखों से क्या हालत अकल की है। 4.5 साल जोड़ा हुआ है, किसी को उसके नाम तक का पता नहीं है, कहीं तस्वीर भी देखने को नहीं मिल रही है, खुद उसकी पार्टी के लोग आज उसका नाम लेना गवारा नहीं कर रहे हैं। और एक और